द मेडिसिन शेड्यूल्स। ये इसका मकसद ये है कि अगर डॉक्टर्स दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट को एग्जैक्ट टाइम पे अपने टाइम पे वो दवाई लेनी चाहिए और शेड्यूल टाइम पे लेनी चाहिए। मान लीजिए हम थायराइड की दवाई का देखते हैं, एग्जांपल मैं दूंगा। तो थायराइड की दवाई अक्सर अर्ली इन द मॉर्निंग नाश्ते से पहले लेनी पड़ती है और आधा से पौने घंटे से पहले पहले लेनी चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि कभी दवाई भूल जाएगी तो खाना खाने से 2 घंटे बाद में भी ले सकता है एक शख्स, लेकिन डबल डोज लेने की जरूरत नहीं है। क्यों खाने से पहले या ब्रेकफास्ट से पहले ये क्यों ली जाती है? क्योंकि जो फूड है इसको इंटरफेयर करता है एब्जॉर्प्शन के साथ और सम सॉर्ट ऑफ मीडियम, जो एसिडिक मीडियम वगैरह होता है वो भी इसको एब्जॉर्ब करता है। इस तरीके से नेक्स्ट ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो है एग्जैक्ट टाइम पे इसलिए खाने की जरूरत होती है। अगर अब मिस कर देंगे, आधा घंटा ऊपर नीचे अगर करेंगे वो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर होगा, फॉर एग्जांपल सडनली ब्लड प्रेशर पीक पे चला जा सकता है, स्पाइक हो जाता है, तो उस सूरत में वो अपने हार्ट में एरिथमियाज कर सकता है या अपना स्ट्रोक कर सकता है या मायोकार्डियल इन्फॉक्शन कर सकता है। इसलिए अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है कि ये दवाई इतने बजे खानी है तो तकरीबन तकरीबन वही टाइम अडॉप्ट करना है ताकि आपको कुछ गैप ना दे बीच में। अगर गैप देने से क्या होगा, तो सडनली जैसे मैंने बताया कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। डायबिटीज की जो मेडिसिन है तकरीबन कभी फूड से पहले पहले लेनी चाहिए या साथ साथ में या मिडिल में या एंड पे, लेकिन बीच में गैप देने के बाद अगर आप दवाई खाओगे तो उसका थेरापेटिक बेनिफिट तकरीबन कम हो सकता है। ऑल्दो वो फ्लक्चुएट करेगा, फिर ब्लड शुगर के साथ ज़्यादा फ्लक्चुएशन के चांसेस हैं। इंसुलिन की डोजेस खासकर प्री डिनर आप शुगर्स चेक करके भी दे सकते हैं, तो डोज उसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं ऑफ एंड डाउन। और कई दफ़ा डॉन फिनोमेना को प्रिवेंट करने के लिए इवनिंग का डोज उसी तरीके से एडजस्ट करना है कि अर्ली मॉर्निंग सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए, और या सोमोगे फिनोमेना को भी मद्देनजर रखते हुए ये कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं, तो इसलिए इंसुलिन की डोज प्रॉपर टाइम पे और शेड्यूल्स के हिसाब से डोज कैलकुलेट करके ली जानी चाहिए। अब रिसेंटली जो आयरन प्रिपरेशंस आई हैं वो लाइपोसोमल या सैकरोसोमल आयरन आए हैं। वो स्टमक में इरिटेशन नहीं करती हैं, वो गैस्ट्राइड्स वगैरह नहीं करती हैं, वो बाईपास करके सीधा डूडनम में जाके वो दवाइयाँ वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और वो खासकर अदरवाइज जो आयरन की टेबलेट्स हैं उनको चाय के साथ नहीं लेना चाहिए होता है, दूध के साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। आयरन की टेबलेट प्रेफरेबली जूसेस के साथ, खासकर या लेमन जूस वगैरह जो इजीली अवेलेबल होता है घरों में प्रिपेयर करके, उनके साथ अगर ली जाएगा। आल्दो आजकल जो आयरन के टेबलेट्स हैं वो विटामिन सी के साथ कंबाइंड होती हैं, वो इसलिए अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होंगी। के टेबलेट बेड टाइम इसलिए ली जाती हैं चूंकि वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और अच्छे तरीके से स्टमक को या अंतड़ियों को रेस्ट मिलती है और एब्जॉर्प्शन बेड टाइम पे अच्छे तरीके से हो सकता है। जब सो रहे होते हैं तो कुछ जो अनटुवर्ड जो साइड इफेक्ट इन दवाइयों का जो होता है, जैसे नाशिया या वोमिटिंग, किसी न किसी को अगर होगा वो कम होगा। अगर आप आयरन के टेबलेट दिन के टाइम खाओगे तो मोस्ट लाइकली वहाँ पे नाशिया, वोमिटिंग वगैरह के चांसेस ज़्यादा हैं और कहीं आपको स्टमक इरिटेशन भी बढ़ सकती है, हो सकती है। लेकिन नाइट टाइम को अगर आप खाओगे तो दिमाग को उतना सेंस नहीं जाएगा और आपका ईजी हो जाएगा, आपके डोजेस कंप्लीट हो जाएंगे। इनिशियली आयरन की जो टेबलेट्स हैं वो लो डोजेस में भी ले सकती हैं, उसके बाद मेंटेनेंस डोज या ट्वाइस ए डोज या ट्वाइस ए डे भी ली जा सकती हैं। पहले फर्स्ट टाइम कहीं पे अगर साइड इफेक्ट होगा तो नेक्स्ट टाइम उसके साइड इफेक्ट कम होने के चांसेस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में 100 टेबलेट्स लेना नहीं भूलना चाहिए। औरतों को, खासकर प्रेग्नेंट वुमेन्स को 100 टेबलेट्स
या 100 डेज आयरन लेना चाहिए। खासकर उसमें एक वजह यह है कि 3 महीने के बाद आयरन की टेबलेट ली जानी चाहिए। उससे पहले फोलिक एसिड या B12 विटामिन लेना चाहिए प्री कंसेप्शन। ये मैंडेटरी और मस्ट है होने वाले बच्चे के लिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को बचाने के लिए। पेन किलर्स अगर प्रिस्क्राइब की भी जाए तो 1 और 2 a डे ले सकते हैं और प्रेफरेबली दूध के साथ लेना चाहिए, और क्योंकि इसमें डिपेंड करता है किस टाइप की पेन किलर है, वो GI साइड इफेक्ट कर सकती है और गैस्ट्रिक ब्लीड कर सकती है, जिसको GI ब्लीड बोलते हैं, मेलिना या हेमाटेमेसिस, वोमिटिंग के साथ ब्लड आ सकता है। इसलिए जब भी पेन किलर्स खाएंगे तो दूध के साथ और पोस्ट मील्स यानी खाना खाने के बाद प्रेफरेबली विद मिल्क पेन किलर्स। एस्पिरिन पर्टिकुलरली आफ्टर मील्स लेनी पड़ती है। एस्पिरिन एक एंटी इस्कीमिक ड्रग भी है, एंटी प्लेटलेट ड्रग भी है, मैंडेटरी होता है कई कंडीशन पे लेना, तो उस सूरत में इनको प्रेफरेबली आफ्टर मील्स लेना है बेहतर, वरना गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट होगा या GI ब्लीड वगैरह हो सकता है। और ख़ासकर पेन किलर्स जो हैं उनको थोड़ा डॉक्टर से मशवरा करके ही लेना है, या वरना किडनीज पे डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। स्टेरॉइड्स या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स उनका केयरफुली यूज़ करने की ज़रूरत है। आज के दौर में इंटरनेट की वजह से बहुत सारे लोगों को काफ़ी अवेयरनेस बढ़ चुकी है। हो सकता है मेरी इन बातों से भी आप माइंड में कुछ चीज़ें रखोगे, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये चीज़ें हेल्पफुल साबित होंगी। कुछ ड्रग्स होती हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स, खासकर हार्ट के लिए, PSVT वगैरह या एट्रियल फिब्रिलेशंस, उनको स्किप नहीं करना चाहिए, उनको अपने टाइम पे लेना चाहिए। अदरवाइज घर में या किसी जगह पे भी आपको उन पेशेंट्स को एरिथमिया हो सकता है और हॉस्पिटल पहुंचने तक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसलिए नेग्लिजेंस नहीं करना चाहिए, साइंटिफिक चलने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ दवाइयाँ जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जिनको बोलते हैं, खासकर रिफेम्पिसिन जो है एज पर डोज वो लेना चाहिए। 10 to 15 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट है, हर एज रिकमेंडेड और एडवाइज बाय योर डॉक्टर। पर्टिकुलरली फास्टिंग लेना चाहिए उसको, क्योंकि वो उस तरीके से वो एक्शन ठीक करता है। हाँ, उसमें जो रेड कलर्ड यूरिन या सेक्रेशंस डेवलप होती हैं, उनसे घबराना नहीं है, अपने डॉक्टर से कम्युनिकेट करना है। या एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे होती हैं, साइकोसिस वगैरह हो जाना या जॉन्डिस, जो LFT उनका पहले किया जाना पड़ता है, उसके बाद उसको मेंटेनेंस डोज के बाद में भी देखते रहना पड़ेगा और अपने डॉक्टर से कम्युनिकेट करना होता है। सो रिफेम्पिसिन भी फास्टिंग लेना चाहिए। आपको जो ड्रग्स हैं उसको चेक करना या फार्माकोलॉजिकल नेम होना चाहिए, ट्रेड नेम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फार्मास्यूटिकल नेम सेम होना चाहिए, डोज सेम होनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खासकर ब्रांड नेम के पीछे नहीं पड़ना है, और डिपेंड करता है आपके डॉक्टर ने कौन सी प्रिस्क्राइब की है, और ये हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डेट और स्ट्रिप के ऊपर एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट वगैरह देखे और उसी हिसाब से वो उसको यूटिलाइज करेगा। अगर घर में कोई भी पढ़ा लिखा है तो वो इन चीज़ों के ऊपर दूसरों से कम्युनिकेट कर सकता है। खासकर बच्चों की डोजेस में और ड्रग्स में देखना चाहिए कितना अमाउंट, कितने ml देना है। फॉर एग्जांपल 5 ml वहाँ पे लिखा है, पैरास्टामॉल में 125 मिलीग्राम पैरास्टामॉल होती है। क्या हमें 7.5 ml देना है, क्या हमें 10 ml देना है? तो अच्छा डोज देना है या लो डोज देना है, लोडिंग डोज देना है, तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। डेट्स देखना, एक्सपायरी डेट देखना, आल्दो जो जहाँ से दवाई लाई जाती है वो लोग भी देखते हैं, लेकिन अक्सर तौर पर ये भी देख लेना चाहिए, क्या खुद इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए, क्या गलती से कहीं ओवरसाइट तो नहीं हो चुका है। फॉलो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स प्रॉपरली। अगर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन करना है 0, 1 and 6 मंथ्स पे करना होता है। इसी तरीके से प्रेगनेंसी में
16th वीक पे और 20th वीक पे टेटनस टॉक्साइड करना होता है और जैसे एज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर वो आपको फॉलो करते रहना चाहिए। टेटनस टॉक्साइड का जो प्रेगनेंसी में जो इंटरवल है डोज का वो 1 मंथ होना चाहिए, 4 वीक्स तकरीबन होता है और फॉलो रिसेंट गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं, उनको फॉलो करते रहना चाहिए। और अगर कहीं टेटनस का इंजेक्शन करना है, मान लीजिए आज इंजरी लगी तो टेटनस कर दिया, उसके बाद 1 साल के बाद करना चाहिए, उसके बाद बूस्टर तकरीबन 10 ईयर्स के बाद करते रहना चाहिए। उनको प्रेफरेबली क्यों बेड टाइम पे ही खाना चाहिए, क्योंकि वो उसी टाइम वो एक्शन करते हैं, उसका मैकेनिज्म जो है वो साइंटिफिक मैकेनिज्म है, इसलिए उनको प्रेफरेबली बेड टाइम ही लेना चाहिए। हाँ, इमीडिएटली अगर हॉस्पिटलाइज किया गया किसी पेशेंट को तो अगर उसको टार्वास्टैटिन अगर दिया जाता है तो वो इसी टाइम दिन के टाइम पे भी दिया जा सकता है, लेकिन प्रेफरेबली स्टैटिन जो हैं वो लिपिड लोअरिंग ड्रग्स हैं, प्रेफरेबली बेड टाइम ही लेना चाहिए। प्रोस्टेट की ड्रग्स में अक्सर पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है। अगर आदमी दिन के टाइम खाएगा तो गिर सकता है, अचानक उसका पोस्चरल ड्रॉप हो सकता है। सो प्रोस्टेट की ड्रग्स तकरीबन प्रेफरेबली ओनली बेड टाइम ही लेनी चाहिए। उसके बाद अगर बाथरूम में मूवमेंट ना करे तो बेहतर रहेगा। अगर बाथरूम में आना जाना पड़ेगा तो बहुत स्लो और अपने सपोर्ट लेकर और स्टेप वाइज बाथरूम में जाने की कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली एक्सट्रीम्स ऑफ एज। कुछ फ्रूसेमाइड या डायरोटिक्स जो हैं प्रेगनेंसी में तकरीबन कंट्राइंडिकेटेड होती हैं या नहीं देनी होती हैं या लिमिटेड यूज़ करनी होती है। तो कुछ ड्रग्स का नाम मालूम होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में कौन-कौन सी ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। वो कितने अमाउंट में ली जाएगी उसका भी एक जजमेंट होना चाहिए। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, लोग एकदम गूगल करते हैं और चीज़ें हासिल कर लेते हैं और उसी तरीके से आगे स्टेप वाइज चलते हैं। एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन स्पेशली मदर को दिया जाता है अगर जिसका नेगेटिव ग्रुप होगा और बेबी अगर पॉजिटिव ग्रुप होगा। तो अदरवाइज अगर एबॉर्शन हो गई फर्स्ट टाइम अगर मदर नेगेटिव है तो प्रेफरेबली एबॉर्शन में ये तो मालूम नहीं था कि डेवलपिंग फीटस जो था वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, इसलिए उनको भी ये एक चांस दिया जाना चाहिए, एंटी-डी दे देना चाहिए फुल डोज 300 माइक्रोग्राम्स दे देना चाहिए। और कई दफ़ा एंटी-डी का डोज मिड प्रेगनेंसी में भी दिया जा सकता है, तकरीबन 25th वीक में दिया जाता है और नेक्स्ट डोज जो है तकरीबन एट द बिफोर विदिन 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी दे देना चाहिए। एरिथ्रोपोइटिन, कैल्शियम या विटामिन डी एज रिकमेंडेड जो होगा वो देना चाहिए। एरिथ्रोपोइटिन सबक्यूटेनियस डोजेज होती हैं, वो अपने टाइम पे दे। जब भी चांस मिले ओरल आयरन ही लेना चाहिए, या जब भी चांस मिले ओरल टेबलेट्स अगर टॉलरेट होती हैं वो प्रेफर करनी चाहिए। इंस्टेड हम अक्सर बोलते हैं नहीं इंजेक्टेबल होना चाहिए, तो लिक्विड फार्म या टैबलेट फार्म प्रेफरेबली ज़्यादा यूज़ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इंजेक्टेबल्स, क्योंकि इंजेक्शन में कोई भी है ऑलमोस्ट उसका टेस्ट डोज करना ज़रूरी पड़ जाता है और इंजेक्शंस उसी सूरत में वहीं पे यूज़ करने चाहिए जहाँ पे आपको फर्स्ट एड की फैसिलिटीज़ हों, कोशिश यही करनी चाहिए। दोबारा मैं बताऊंगा, नो ड्रग इज सेफ। एवन ओरल टैबलेट से भी कई लोगों को किस टाइप की दवाई से एलर्जी हो सकती है, कि क्विनोलोन से एलर्जी हो सकती है, कि उनको एस्प्रिन लाइक ड्रग से भी एलर्जी हो सकती है, किसी को पैरास्टामॉल से भी एलर्जी हो सकती है। आप देख लीजिए, डिपेंड करता है किस दवाई से। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन एलर्जीज तो बहुत कॉमन थी, पॉपुलर थी, पहले पहले उनसे डेथ्स तक होती थी। तो आपको ये देख लेना है कौन सी ड्रग से आपको सेफ महसूस होते हैं, कि आप पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, अपने डॉक्टर से डिस्क्लोज करना चाहिए, इमीडिएटली बता देना चाहिए कि किस ड्रग से। नो ड्रग इज सेफ अदरवाइज, और डोज को अप्रोप्रिएटली चूज करना चाहिए। स्टार्ट में लो डोज भी ले सकते हैं अगर आपको ट्रायल लेनी हो, और जब भी आप कोई ड्रग्स ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, इट शुड बी नोन टू योर फैमिली मेम्बर्स, और अपने सबको मालूम होना चाहिए। हर हॉस्पिटल में स्टाफ में है तो स्टाफ नर्स को
बता देना चाहिए। अगर किसी को किसी फूड से एलर्जी है तो वो मालूम होना चाहिए कि किस फूड से क्या एलर्जी, किस टाइप की एलर्जी होती है। कभी स्किन एलर्जी होती है, कभी लंग्स में एलर्जी हो सकती है, वो देख लेना चाहिए। डिवर्मिंग की दवाई खासकर मैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। कीड़ों की दवाई जो है प्रेफरेबली बेड टाइम लेनी चाहिए, क्योंकि इसलिए कि बेड टाइम पे क्या होता है कि वो ड्रग्स अपने जगह पहुंचती है, वर्म्स के ऊपर प्रॉपरली इफेक्ट करती है, और अगर कोई साइड इफेक्ट दवाइयों का होगा, बॉडी कम सेंस कर सकती है, ब्रेन की तरफ ये चीज़ें नहीं पहुंचती है और आपका वो ड्रग अच्छी तरीके से एक्शन करेगी। आई एम श्योर मैंने छोटी छोटी कुछ टिप्स आपको बताने की कोशिश की, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगी। विद सिमिलर वीडियोस मैं आपसे दोबारा डिस्कस करता रहूँगा, और आई एम श्योर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इन चीज़ों से। ये मैं एक क्रक्स बताने की कोशिश करता हूँ आफ्टर एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एंड स्टडीज। ऑल द बेस्ट टिल नेक्स्ट। खुदा हाफिज।